यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का इससे पहले हमने आपको 2020 का जो पेपर आया हुआ था उसमें जो भी बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे उसको हमने सॉल्व कराया था। आज हम चर्चा करेंगे कि 2019 का जो पेपर आया था उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि विभिन्न वर्षों में जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं अगर उसके पैटर्न को हम ध्यान दें तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के उस साल पेपर वाले वीडियो को आप देखिए। प्लेलिस्ट में वो शैक्षिक अनुसंधान क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में पड़ा हुआ है। और आज 2019 के पेपर को हम फिर से सॉल्व करवाएंगे आपको और देखिए कि किस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उसका उत्तर क्या होगा, किस प्रकार होगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण, मूल्यांकन प्रक्रिया के स्टेप की यदि बात की जाए तो आपको ये बताया जा चुका है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के कुल 3 सोपान होते हैं। सबसे पहला सोपान होता है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। जब हम शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं तो शिक्षण अधिगम अनुभव दूसरा पद होता है और तीसरा जो होता है वह व्यवहार परिवर्तन को हम आंकने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान शिक्षण उद्देश्य भी है, सीखने से उत्पन्न अनुभव भी है और व्यवहार परिवर्तन भी है। तो यहाँ जो हमारा उत्तर होगा वो सही उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त तीनों ये हमारा सही उत्तर होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। पहला ऑप्शन छात्र, दूसरा ऑप्शन शिक्षक, तीसरा ऑप्शन अभिभावक और समाज और चौथा ऑप्शन सभी को। तो आपको हम पढ़ाते वक्त बताए थे कि मूल्यांकन की आवश्यकता जो होती है वो छात्र को भी होती है कि अपनी प्रगति के बारे में जानना, शिक्षक को भी होती है कि अपनी शिक्षण विधियों और शिक्षण युक्तियों को किस प्रकार से उसने अरेंज किया है, वो कितना प्रभावशाली है इसको जानने के लिए। अभिभावक और समाज को भी जिस उद्देश्य के लिए बच्चे को भेजा गया है, जिस उद्देश्य से उस शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है, उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे छात्र भी होगा, शिक्षक भी होगा, अभिभावक और समाज भी होगा और इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो यदि हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन के तो कुल 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। मूल्यांकन के कुल 3 पक्ष होते हैं, लेकिन इसमें 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन इसमें ऑप्शन में 3 तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि अब संज्ञानात्मक में कुल कितने पक्ष होते हैं इसकी अगर चर्चा करें तो संज्ञानात्मक में कुल 6 पक्ष होते हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ हो ये संज्ञानात्मक के पक्ष के बारे में पूछा गया हो। तो संज्ञानात्मक की अगर हम बात करेंगे तो संज्ञानात्मक में कुल 6 पक्ष होते हैं। उत्तर हमारा 6 हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है पहला विद्यार्थी, दूसरा अध्यापक, तीसरा विद्यालय और चौथा प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन चूंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है आज बाल केंद्रित है, तो जो कुछ किया जाता है वो बालक के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है नंबर 1 सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना और सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो सतत का मतलब होता है जो निरंतर रूप से चले, ना तो 2 बार, ना तो 3 बार, ना तो सुविधाजनक, यानी सत्र के आरंभ से और सत्र के अंत तक विद्यार्थियों की योग्यता का जो हम आकलन करते हैं वो होता है सतत मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो शैक्षिक शोध को कुल 3 वर्गों में बांटा जाता है, मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। कुल 3 भागों में इसको बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। पहला दिया हुआ है अविक्रमित अनुदेशन, दूसरा दिया हुआ है टोली शिक्षण, तीसरा दिया हुआ है खुली कक्षा कक्ष और चौथा दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो यदि हम नवाचार की बात करें तो नवाचार का मतलब परिवर्तन से होता है। नए परिवर्तन जो होते हैं या किसी कार्य को हम नए ढंग से अगर करने का प्रयास करते हैं तो नवाचार के अंतर्गत आता है। अविक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण और खुली कक्षा कक्ष ये तीनों नवाचार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? जब आप ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष को देखेंगे तो उसको 6 स्तरों में टोटल विभाजित किया गया है। 6 स्तर में पहला ज्ञान, दूसरा बोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मूल्य आंकना, ये मूल्य आंकना कहीं नहीं है संज्ञानात्मक के क्षेत्र में। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न पत्र निर्माण की, पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला और इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लूप्रिंट होता है या नीलपत्र होता है वह प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। इसका पहले जो पार्ट हमने करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना और चौथा बड़ी से बड़ी समस्या का हल करना। तो वहाँ हमने आपको बताया था कि क्रियात्मक शोध जो होता है समस्या भी हमारा और हल भी हमारा, इसी सिद्धांत पे यह काम करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर 11वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 11वां क्वेश्चन किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है व्यतिकरण, सममीक्षा, प्रत्ययन, परिकल्पना या उपकल्पना।
तो हमने शोध को पढ़ाते समय आपको बताया था कि जो परिकल्पना होता है वो किसी भी समस्या का संभावित उत्तर होता है। जब तक हम परिकल्पना का निर्माण नहीं कर लेते तब तक हमको एक रास्ता नहीं मिलता है कि किस रास्ते पे जा कर के हम खोज करें। तो जो परिकल्पना होता है वह एक संभावित उत्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो आपको बताया गया था क्रियात्मक शोध के कुल 6 चरण होते हैं और लास्ट चरण जो होता है वह निष्कर्ष निकालना। लास्ट चरण जो होता है वो निष्कर्ष निकालना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 निष्कर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो स्मृति आधारित पहला ऑप्शन, विचारोत्तेजन दूसरा ऑप्शन, तर्क संबंधी तीसरा ऑप्शन और विकासात्मक ये चौथा ऑप्शन। हमने आपको बताया था कि स्मृति संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसको 2 भागों में हम बांटते हैं, एक प्रत्यास्मरण और एक पूरक प्रश्न। तो ये जो प्रश्न दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, ये स्मृति आधारित प्रश्न है, जहां ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। 14वां क्वेश्चन है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था और उपयुक्त सभी। तो सामुदायिक सहभागिता में अगर हम नवाचार को देखें तो एनसीसी, स्काउटिंग और रेड क्रॉस तीनों ही शिक्षा या सामुदायिक सहभागिता में नवाचार की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ होता है, एकांतर पद वाला वस्तुनिष्ठ होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, फिर मिलान पद ये वस्तुनिष्ठ होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2019 में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आए हुए थे प्रथम प्रश्न पत्र तृतीय सेमेस्टर डीएलएड में, उसको हमने आपको सॉल्व कराया। इसको आप कई बार देखिए जिससे आपको ये याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आप देखेंगे कि परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। तो आप इसको पूरा देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।